नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के साथ सब कुछ ठीक नहीं। यूएस में जयशंकर ने ड्रैगन को खूब सुनाया, एक नसीहत भी दी। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार पर खतरा। सेना अध्यक्ष ने बता दिया कब तक रहेगी सत्ता, शेख हसीना को लेकर दिया बड़ा बयान। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हरियाणा है तैयार, फिर एक बार भाजपा सरकार। सोनीपत की धरती से पीएम मोदी ने किया सर छोटू राम को नमन। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि सीएम योगी ने लिए 7 बड़े फैसले, सभी जिलों में लागू। और आगे आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सिंधुदुर्ग में 20 करोड़ की लागत से बनेगी शिवाजी की नई मूर्ति। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। चीन के साथ सब कुछ ठीक नहीं। यूएस में जयशंकर ने ड्रैगन को खूब सुनाया, एक नसीहत भी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर चीन को खरी खड़ी सुनाई है। अमेरिका में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने चीन के साथ भारत के कठिन इतिहास को स्वीकार करते हुए कहा कि जब मैंने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का 75% हल करने की बात कही तो वो केवल सैनिकों के पीछे हटने वाले हिस्से के बारे में थी। विदेश मंत्री ने कहा कि अभी दूसरे पहलुओं में चुनौती बनी हुई है। एशियाई सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एशिया सोसाइटी को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि कैसे चीन ने कोविड महामारी के दौरान सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाकर पिछले समझौते का उल्लंघन किया। इसके परिणाम स्वरूप सैनिकों में झड़प हुई और दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार पर खतरा, सेना अध्यक्ष ने बता दिया कब तक रहेगी सत्ता, शेख हसीना को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की बागडोर मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। मोहम्मद यूनुस ही अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। उस समय कहा गया था कि अंतरिम सरकार कुछ दिनों के लिए होगी, देश में जल्द चुनाव होंगे, जिसके बाद चुनी हुई सरकार सत्ता संभालेगी। हाल में आए बयानों से लोगों को लग रहा था कि ऐसे भी हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस सत्ता ही नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल अब आर्मी प्रमुख के बयानों ने हर तरह की आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के भीतर कब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार चलने वाली है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान ने राइटर्स को दिए हालिया इंटरव्यू में बताया कि अगले 1.5 साल तक मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहेंगे और इसी बीच चुनाव कराए जाएंगे और नई सरकार का गठन होगा। ये पहली बार है जब आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने आर्मी को मजिस्ट्रेट की पावर दी है, जिसके बाद अंदेशा था कि शायद अब सेना के हाथ में देश की सत्ता होगी और दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा है तैयार, फिर एक बार भाजपा सरकार। सोनीपत की धरती से पीएम मोदी ने किया सर छोटू राम को नमन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। पूरा हरियाणा कह रहा है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनीपत की धरती से महान सपूत सर छोटू राम को प्रणाम करता हूं। उनका जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। आज 25 सितंबर हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। गरीबों की सेवा के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी ने लिए 7 बड़े फैसले, सभी जिलों में लागू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं और साथ ही साथ विभागों को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं ताकि व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। सीएम योगी ने प्रदेश की सभी सड़कों को 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। सीएम योगी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि अधूरे हाईवे पर टोल टैक्स न वसूला जाए। सीएम ने आदेश दिया है कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण अभियान के तहत करवाए जा रहे कार्यों की जियो टैगिंग करवाई जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में FDR तकनीक से सड़कों का निर्माण किया जाए। सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सड़कों पर सीवर लाइन तथा पाइपलाइन आदि डालने के बाद ठीक ढंग से मरम्मत होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सिंधुदुर्ग में 20 करोड़ की लागत से बनेगी शिवाजी की नई मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ 60 फुट ऊंची नई मूर्ति के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है, जो पिछली मूर्ति से लगभग 2 गुनी बड़ी है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रतिमा का निर्माण 20 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और सरकार ने काम पूरा करने के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की है। राजकोट किले में लगी शिवाजी की 35 फुट की मूर्ति 26 अगस्त को ढह गई थी और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। शिवाजी की इस प्रतिमा का अनावरण बीते साल प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना दिवस के दिन किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत बना 5G का बड़ा मार्केट, सरकार ने दी मेड इन इंडिया 6G की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बता दें टेक्नोलॉजी के मामले में भारत दुनिया के कई विकसित देश को टक्कर दे रहा है। 5G लॉन्चिंग से लेकर 6G की तैयारी में भारत दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है और हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हैं। उन्होंने भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर की उपलब्धियों और 5G मार्केट को लेकर बड़ी बात कह दी है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सर्विस लॉन्च हुई है और इसके बाद से देश में 5G नेटवर्क का जाल बिछा दिया गया है। पूरे देश के हर टेलीकॉम सेक्टर में 5G सेवा शुरू हो गई है। भारत में 5G इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश पर गर्जा बुलडोजर, अवैध घर दुकानों को किया गया ध्वस्त, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था और इसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। नोटिस भी दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत की चाणक्य नीति में फंसी म्यांमार की आर्मी और इस मुद्दे पर बात करने को हो चुकी है मजबूर, जिसके बाद चीन को लगा है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में साल 2021 में जुटा आर्मी ने आंग सान सू की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया। इसके साथ ही वहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। इसका असर भी देखने को मिला है। इस दौरान वहां एक बड़े हिस्से पर अलग अलग विद्रोही गुट का कब्जा हो गया है। सेना चाह कर भी ऐसे समूहों को हटा भी नहीं पा रही है। वहीं भारत ने सेना का शासन होने पर भी म्यांमार से बात करना बंद नहीं किया, क्योंकि डर था कि कहीं वो चीन के पाले में ना चला जाए। हालांकि बाद में भारत सरकार ने ऐसा खेल खेला कि उसे न सिर्फ पड़ोसी देश के मिलिट्री लीडरशिप को तगड़ा झटका लगेगा, बल्कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने दिल्ली में आयोजित होने वाली एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना के राजनीतिक और सैन्य विरोधी गुटों को न्योता भेजा है। मामले से संबंधित सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि भारत का मुख्य प्लान है देश की सीमा से सटे चिन, रखाइन और काचिन राज्यों के जातीय जन अल्पसंख्यक विद्रोही समूह को सेमिनार के लिए अपनी बात रखें, जिसमें पड़ोसी मुल्क का विवाद हट जाए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन पर बरसा अमेरिका, कहा सीमा विवाद पर हमेशा भारत के साथ हूँ, क्वेट के सहारे सबक सिखाने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत को मित्र और अहम साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि सीमा संघर्ष के दौरान अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। दोनों ही देश सीमाओं और संप्रभुता व कानून के शासन के सिद्धांत को मानते हैं। गारसेटी ने कहा कि अमेरिका का ये सुनिश्चित करने का लंबा इतिहास रहा है कि दुनिया में कहीं भी आक्रामकता को बढ़ावा नहीं दिया जाए। अमेरिका हमेशा चीन के साथ भारत की कूटनीतिक बातचीत का समर्थन करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहम्मद यूनुस, शर्म करो। अमेरिका में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के खिलाफ प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में बांग्लादेशी मूल के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका गए यूनुस न्यूयॉर्क के होटल में ठहरे हुए हैं। यूनुस के यहाँ होने की जानकारी मिलने पर प्रदर्शनकारी होटल के बाहर जमा हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और शेख हसीना को हटाए जाने के तरीके को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस के होटल के बाहर जमा लोगों ने यूनुस वापस जाओ, यूनुस सत्ता छोड़ो, यूनुस शर्म करो और हिंदुओं पर हमले बंद करो जैसे नारे लगाए। होटल के बाहर नारेबाजी कर रहे एक प्रदर्शनकारी शेख जमाल हुसैन ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने असंवैधानिक और अवैध तरीके से सत्ता हासिल हथिया ली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सफलता युद्ध में नहीं, एकता में है। यूएन में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया शांति का विकास का नया मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ फ्यूचर में कहा कि हमारी सामूहिक ताकत में ही सफलता छिपी है, ना कि युद्ध के मैदान में। वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म जरूरी हैं। रिफॉर्म ही रेलेवेंस की चाबी है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली में हुई G20 समिट में स्थायी सदस्य
सदस्यता इसी दिशा में एक अहम कदम था। मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ वैश्विक आतंकवाद जैसा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए मैदान बन रहे हैं और इन सभी विषयों पर ग्लोबल एक्शन को ग्लोबल एम्बिशन के हिसाब से होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के सेफ और संतुलित इस्तेमाल के लिए रेगुलेशन की आवश्यकता है और मोदी जी ने कहा कि हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिससे राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पहली बार एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना। सुपर पावर रूस और जापान को पछाड़ा, पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, ताइवान से लेकर लद्दाख तक चल रहे तनाव के बीच एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट आ गई है। भारत रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत से आगे चीन और लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने अच्छी छलांग लगाई है। इसमें कहा गया है कि जापान के आर्थिक ताकत में गिरावट की वजह से उसकी ताकत में कमी आई है। जापान अब चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एशियाई देश बन गया है। इस लिस्ट को हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 5वां और यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को 6वां स्थान मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को अब उसकी भाषा में जवाब देंगे भारतीय जवान। चीनी सीख रहे सैनिक, बढ़ रही है सैन्य ताकत। जहाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना के अधिकारियों व जवानों को चीनी भाषा सिखाई जा रही है। लद्दाख में चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पड़ोसी देश के सैनिकों से संवाद करने के साथ उनकी निगरानी करने के लिए चीनी भाषा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेना पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय सैनिकों को चीनी भाषा में समझने में कोई दिक्कत ना हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की कमर तोड़कर ही मानेगा अमेरिका। अब कारों में चाइनीज सॉफ्टवेयर पर लगाया बैन, फैसले से बौखलाया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चीन के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। यूएस में हुए क्वाड सम्मेलन को लेकर चीन पहले से ही चिढ़ा हुआ है। अब अमेरिकी सरकार ने जो फैसला लिया है उसके पास ड्रैगन का बौखलाना तय है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका अपने यहाँ वाहनों में चीनी सॉफ्टवेयर पर रोक लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लैस कनेक्टेड गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना ली है। अमेरिका के इस फैसले से चीनी कारों का अमेरिकी बाजार में प्रवेश मुश्किल हो जाएगा, जिसका असर सीधा चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने इंटरनेट से जुड़ी कारों में चीन विकसित सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने अपनी कारों में चीन और रूस निर्मित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। दलील दी कि इन सॉफ्टवेयर की मदद से अमेरिकी ड्राइवरों, नागरिकों की जानकारी हासिल की जा रही है। कहा गया है कि इस फैसले का मकसद चीनी खुफिया एजेंसियों को अमेरिकी नागरिकों की निगरानी और वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कर अमेरिकी इलेक्ट्रिक ग्रिड समेत दूसरे महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंच बनाने से रोकना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, मूडा केस में सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी बरकरार। जहां दोस्तों, कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच की मंजूरी देने वाले राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। यह मामला सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है, जहां उन पर नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रमुख भूमि आवंटन की सुविधा देने का आरोप लगाया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मूडा घोटाले से संबंधित मामले में अभियोजन की मंजूरी को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सिद्धारमैया द्वारा याचिका जिसमें भ्रष्टाचार के मामला दर्ज करने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी उसको खारिज कर दिया है। ये मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को दी गई भूमि से संबंधित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में खाने पीने की वस्तुओं में गंदी चीज़ें मिलाने वालों पर होगा एक्शन, CM योगी ने दिए सख्त निर्देश। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गंदी चीज़ों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में CM योगी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों और संबंधित प्रतिष्ठानों की जगह गहन जांच वेरिफिकेशन के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए गए हैं। CM योगी ने बैठक में कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गंदी चीज़ों की मिलावट की
घटनाएं विभत्स हैं, ये आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाना जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। किसानों को साधने में जुटी मोदी सरकार, शिवराज ने किसान संघों से की बात, बोले संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के बोर्ड मीटिंग हॉल में किसानों और किसान संघ से बातचीत की। इस दौरान शिवराज ने किसानों की बात सुनी और उनके समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। शिवराज ने कहा कि कृषि देश की रीढ़ है और किसान आत्मा है। किसानों की सेवा करना भगवान की पूजा करने जैसा है। उन्होंने कहा कि मैं किसान संघ के नेताओं से मिला और उन्होंने कई सुझाव दिए। हम उन सुझावों पर काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ फसलों, फसल बीमा योजना और फसलों के नुकसान के बारे में है। भाजपा नेता ने कहा कि आज मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत की है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान हित में लिए गए निर्णयों की प्रशंसा की। प्रत्येक मंगलवार को किसान तथा किसान संगठनों के साथ जो संवाद हमने प्रारंभ किया है वो सबके मन को भाया है। संवाद का ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों मोदी सरकार और किसानों के बीच लगातार तनातनी रही है। यही कारण है कि अब मोदी सरकार किसानों को साधने में लगी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शक्ति से मिलेगी भारत अमेरिका को ताकत, कौन सी बड़ी डिफेंस डील करके आए मोदी, जो बना देगा सेमीकंडक्टर का बादशाह। जी हाँ दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया का सरताज बनने की दिशा में चल पड़ा है। भारत में सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने वाली फैक्ट्री का काम तेजी से चल रहा है। बहुत जल्द अमेरिकी गैजेट में भी मेड इन इंडिया चिप दिखेगा। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका सेना में भारत की चिप नजर आएगी। जी हाँ, ये सच भी हो सकता है। दरअसल भारत में एक ऐसा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की तैयारी है, इस वक्त हो रही है, जिससे निकलने वाला सेमीकंडक्टर अमेरिकी सेना के भी काम आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने को लेकर अमेरिका को सहमति भी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जल्द अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने जा रहा है और इस प्लांट को बनाने में अमेरिकी सेना की यूएस स्पेस फोर्स मदद करने जा रही है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद फैब प्लांट के बारे में जानकारी सामने आई है। भारत में यह फैब्रिकेशन प्लांट 2025 में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर सुविधा की स्थापना की सराहना की। प्लांट के जरिए भारतीय रक्षा बलों के साथ ही अमेरिकी फोर्स और उसकी सहयोगी सेनाओं को सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल, बीजेपी करने जा रही है बड़ी बैठक, सांसद और विधायकों को बुलाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 महीने से भी कम का समय बाकी है और सभी पार्टियां जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने के साथ ही रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से दिल्ली की राजनीतिक परिस्थिति भी बदल गई है। इसे ध्यान में रखकर भाजपा के रणनीतिकार 28 और 29 सितंबर को राजस्थान के रणथंभौर में मंथन कर रणनीति तय करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिली है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भाजपा नेतृत्व पर हमलावर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह हरियाणा से बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी हरियाणा में अगर आती है तो वो हर महीने महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देगी। इसी के साथ सरकार 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 20 वादे किए हैं और इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पहले ये घोषणा पत्र बुधवार को जारी होना था और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था। बाद में उनकी जगह जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय किया गया। मंगलवार देर रात को अचानक ही संकल्प पत्र जारी करने का दिन बदल दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिसका डर था वही हुआ। भारत में पहुंचा मंकी पॉक्स का नया वेरिएंट क्लैड 1B। जानिए कितना है खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में मंकी पॉक्स का नया और खतरनाक वेरिएंट जिसे क्लैड 1B कहा जाता है, इसकी पुष्टि हो गई है। ये वेरिएंट हाल ही में कॉन्गो सहित कई देशों में फैलते हुए देखने को मिल रहा है। अब भारत अफ्रीका के बाहर तीसरा देश बन गया है जिसमें इस वेरिएंट का मामला दर्ज किया गया है। क्लैड 1B वेरिएंट मंकी पॉक्स वायरस का एक प्रहार है जो तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। यह विशेष रूप से यौन संपर्क और निकट संपर्क के माध्यम से तेजी से फैलता है। स्वास्थ्य
विशेषज्ञों का मानना है कि इस वेरिएंट के प्रसार की दर अधिक है, जिससे ये सामान्य मंकीपॉक्स के मामलों की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 32 दिनों में दूसरी बार ज़ेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, जल्द पुतिन से भी हो सकती है मुलाकात, सामने आ गया है बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 दिनों के भीतर दूसरी बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अपनी अमेरिकी यात्रा के तीसरे दिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इससे पहले 23 अगस्त को अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। पीएम मोदी रूस यूक्रेन संघर्ष को हल कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मुद्दे पर वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में भी हैं। रूस यूक्रेन जंग में भारत शांति और संघर्ष विराम की पहल कर रहा है।